मनोज बाजपेयी और नीरज पांडे, जब ये दो नाम किसी प्रोजेक्ट से जुड़ते हैं तो उम्मीदें तो मतलब आसमान पर होती हैं। बिल्कुल। लेकिन इस बार उनकी नई फिल्म घूसखोर पंडित, इसकी घोषणा के साथ ही उम्मीदों से ज्यादा एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। हाँ, विवाद तो बहुत बड़ा हो गया है। और ये सिर्फ नाम को लेकर शुरू हुआ, लेकिन बात अब सड़कों पर विरोध, अदालतों में केस और राजनीतिक बयानबाजी तक पहुंच गई है। सही बात है। हमारे पास इस पर कई सारे न्यूज आर्टिकल्स हैं जो इस कहानी के अलग अलग हिस्से बताते हैं। कहीं भोपाल में पुतले जल रहे हैं तो कहीं दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर हो रही है। तो सवाल ये है कि एक फिल्म का टाइटल आखिर इतना बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा कैसे बन गया? यही सबसे बड़ा सवाल है। आज हम इसी पूरे मामले की तह तक चलेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये नाराजगी आखिर है किस बात पर, इसके पीछे कानूनी और राजनीतिक दांव-पेच क्या है, और मेकर्स क्या कह रहे हैं। हाँ, और इन सब के बीच फिल्म बनाने वाले खुद क्या कह रहे हैं। तो चलिए इस पूरी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जहां से ये सब शुरू हुआ, फिल्म का नाम घूसखोर पंडित। साफ है कि आपत्ति इसी नाम को लेकर है। विरोध करने वालों का कहना है कि ये जानबूझकर एक पूरे समुदाय को रिश्वतखोरी से जोड़ता है। बिल्कुल। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि दोनों पक्षों का तर्क क्या है। फिल्म बनाने वालों का कहना है कि भाई ये काल्पनिक पुलिस ड्रामा है। अच्छा। जिसमें मनोज बाजपेयी एक अजय दीक्षित नाम के मतलब भ्रष्ट पुलिस वाले का किरदार निभा रहे हैं और पंडित जी उस किरदार का निकनेम है। निकनेम जैसे चलन में होता है। हाँ, जैसा कि अक्सर चलन में होता है। लेकिन जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका तर्क इससे कहीं ज्यादा गहरा है। मतलब वो इसे सिर्फ एक निकनेम की तरह नहीं देख रहे हैं। एग्जैक्टली। उनका कहना है कि पंडित सिर्फ एक नाम या उपनाम नहीं है, ये एक सम्मानित सामाजिक और धार्मिक पदवी है। अच्छा। एक पूरे समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। यहीं पर वो रचनात्मक स्वतंत्रता और सामाजिक संवेदनशीलता की बहस शुरू हो जाती है। और ये बहस सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं रही। जैसा कि हमारे सोर्स बता रहे हैं, भोपाल और लखनऊ जैसे शहरों में ब्राह्मण समाज के लोग असल में सड़कों पर उतर आए। हाँ, और उनकी मांगे भी बहुत साफ हैं। वो चाहते हैं कि फिल्म को नेटफ्लिक्स से हटाया जाए और निर्माताओं के खिलाफ FIR दर्ज हो। और बात सिर्फ मांगों तक नहीं रुकी। नहीं, एक्शन भी हुआ है। अच्छा, मतलब ये मामला अब सिर्फ नाराजगी तक सीमित नहीं रहा, कानूनी शक्ल ले चुका है। बिल्कुल। और यहाँ मामला काफी दिलचस्प हो जाता है। दिल्ली हाई कोर्ट में विनीत जिंदल नाम के एक वकील ने याचिका दायर की है। याचिका? किस लिए? जिसमें फिल्म पर रोक लगाने की मांग की गई है। उनका कहना है कि ये फिल्म सांप्रदायिक रूप से आपत्तिजनक है और ब्राह्मण समुदाय की मानहानि करती है। इस याचिका में संविधान के कुछ अनुच्छेदों का भी जिक्र है, आर्टिकल 14, 21 और 25। ये तो बहुत गंभीर आरोप है। एक आम इंसान के लिए इसका क्या मतलब है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये सिर्फ कानूनी शब्द नहीं हैं, ये इस पूरे विवाद की नींव हैं। देखिए, आर्टिकल 14 कानून के सामने बराबरी की बात करता है। ठीक है। आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है, जिसमें सम्मान से जीने का अधिकार भी शामिल है। तो याचिकाकर्ता का तर्क है कि फिल्म इस सम्मान को छीनती है। हाँ, बिल्कुल। और आर्टिकल 25, जहाँ तक मुझे पता है, वो तो धर्म की स्वतंत्रता से जुड़ा है। उसका एक फिल्म के टाइटल से क्या लेना देना? यहीं पर ये केस और पेचीदा हो जाता है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि पंडित एक धार्मिक पदवी है और इस तरह से इसका इस्तेमाल करना उनकी धार्मिक भावनाओं और सम्मान को ठेस पहुंचाता है, जो आर्टिकल 25 के तहत मिले अधिकारों का उल्लंघन है। बाप रे। और इतना ही नहीं, लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में तो फिल्म की टीम के खिलाफ बाकायदा FIR भी दर्ज हो चुकी है। FIR भी हो गई? हाँ, आरोप है जातिगत भावनाएं भड़काना और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ना। वाह, मतलब एक फिल्म के टाइटल पर संविधान, FIR, राजनीतिक पार्टियां, सब कुछ शामिल हो गया। सब कुछ। तो एक तरफ सड़कों पर विरोध हो रहा था और मामला कोर्ट तक पहुंच गया, लेकिन इस सब पर फिल्म इंडस्ट्री खुद कैसे रिएक्ट करी थी? क्या वे अपने साथी फिल्म मेकर के बचाव में आए? बचाव में तो नहीं, बल्कि इंडस्ट्री की एक बड़ी संस्था है, फिल्म मेकर्स कंबाइन यानी FMC। FMC? हाँ, उन्होंने निर्माताओं को एक नोटिस जरूर भेज दिया। एक मिनट, ये FMC क्या है? क्या ये सेंसर बोर्ड की तरह है या कोई इंडस्ट्री की अपनी संस्था? ये इंडस्ट्री की अपनी एक संस्था है जो निर्माताओं के हितों की रक्षा करती है और कुछ नियम कानून तय करती है। अच्छा।
और उनका नोटिस इस विवाद की भावना को लेकर नहीं बल्कि एक प्रक्रिया को लेकर है। एफएमसी का कहना है कि निर्माता नीरज पांडे ने नियमों के मुताबिक फिल्म के टाइटल को रजिस्टर करवाने के लिए अनिवार्य अनुमति नहीं ली थी। तो क्या ये सिर्फ एक तकनीकी मुद्दा है या विवाद की वजह से एफएमसी पे भी दबाव था कि वे कुछ एक्शन लेते हुए दिखें? ये दोनों का मिला जुला रूप हो सकता है। एक तरफ तो ये एक प्रक्रियात्मक चूक है अगर आरोप सही है तो, लेकिन दूसरी तरफ जब कोई मामला इतना तूल पकड़ लेता है तो इंडस्ट्री की संस्थाओं पर भी दबाव बनता है कि वो दिखाएं कि वो नियमों को गंभीरता से लेते हैं। सही बात है। अगर ये आरोप सही साबित होता है तो नीरज पांडे के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हो सकती है। मतलब ये सिर्फ भावनाओं का नहीं बल्कि एक कायदे कानून का भी मामला बन गया है। बिल्कुल। और जाहिर है जब मामला इतना बड़ा हो तो राजनीति कैसे पीछे रहती। इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आईं। हाँ, और काफी अलग अलग तरह की। एक तरफ बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने बिना किसी लाग लपेट के फिल्म पर तुरंत बैन लगाने की मांग कर दी। तुरंत? हाँ, उन्होंने इसे सीधे सीधे पूरे ब्राह्मण समाज का अपमान बताया। उनका स्टैंड बिल्कुल क्लियर था। और दूसरी तरफ बीजेपी सांसद और सूचना प्रौद्योगिकी मामले की समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने बहुत ही नपातोला जवाब दिया। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि वो इस मामले को अपनी कमेटी में डिस्कस करेंगे और उसके बाद ही कोई राय देंगे। तो यहाँ हमें दो अलग अलग राजनीतिक पार्टियों का इस तरह के सामाजिक विवादों को संभालने का तरीका दिखता है। बिल्कुल। एक का स्टैंड तुरंत और आक्रामक है तो दूसरा ज्यादा प्रक्रियात्मक और सतर्क। ठीक है, तो चारों तरफ से दबाव बन रहा था, जनता का, कानूनी और राजनीतिक भी। इन सब के बीच फिल्म बनाने वालों यानी नीरज पांडे और मनोज बाजपेयी ने क्या किया? क्या वो अपने स्टैंड पर अड़े रहे? नहीं, उन्होंने एक संयुक्त बयान जारी करके अपनी स्थिति साफ की और ये बयान काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि वो लोगों की भावनाओं और चिंताओं का सम्मान करते हैं। उन्होंने साफ किया कि उनका इरादा किसी भी समुदाय पर कोई टिप्पणी करने का नहीं था। ये तो एक स्टैंडर्ड जवाब जैसा लगता है। हमारा इरादा किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था। ये तर्क अब थोड़ा पुराना नहीं हो गया है? क्या क्रिएटर्स को आज के माहौल में ज्यादा सावधान नहीं होना चाहिए? आपका सवाल बिल्कुल जायज है और शायद इसी को समझते हुए उन्होंने सिर्फ बयानबाजी नहीं की। मनोज बाजपेयी ने अपने इंटरव्यू में कहा कि उनके लिए ये कहानी एक गलत रास्ते पर चल रहे इंसान, मतलब उनके किरदार की कहानी, हाँ, उसके आत्म साक्षात्कार की यात्रा के बारे में थी, न कि किसी जाति या समुदाय के बारे में। ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा कदम जो उन्होंने उठाया वो था सभी प्रमोशनल मटेरियल्स यानी फिल्म के प्रचार से जुड़ी हर सामग्री को वापस लेने का फैसला। अच्छा, उन्होंने सारे प्रोमो हटा लिए? ये तो बड़ा कदम है। बहुत बड़ा। ये दिखाता है कि वो जनता के दबाव को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। उनका तर्क है कि फिल्म को उसकी पूरी कहानी के संदर्भ में देखा जाना चाहिए, न कि कुछ हिस्सों या सिर्फ टाइटल के आधार पर। तो एक तरह से शांति स्थापित करने की कोशिश है कि ठीक है, आप हमारी प्रचार सामग्री से नाराज हैं, हम उसे हटा लेते हैं, पहले आप पूरी फिल्म देखिए फिर फैसला कीजिए। बिल्कुल, यही संदेश देने की कोशिश है। तो इस सब का निचोड़ क्या निकलता है? एक तरफ एक फिल्म है जिसका शीर्षक एक समुदाय को अपमानजनक लगता है और उस वजह से विरोध प्रदर्शन, कोर्ट केस और राजनीतिक मांगे हो रही हैं। दूसरी तरफ फिल्म बनाने वाले हैं जो कह रहे हैं कि उनका इरादा गलत नहीं था और उन्होंने जनता की प्रतिक्रिया को देखते हुए अपने कदम पीछे भी खींच लिए हैं। यहाँ जो दिलचस्प बात है वो ये कि ये मामला सिर्फ एक फिल्म के शीर्षक से कहीं आगे निकल गया है। अच्छा। ये रचनात्मक स्वतंत्रता और सामाजिक भावनाओं के बीच के उस नाजुक संतुलन को दिखाता है जो भारत में लगातार और मुश्किल होता जा रहा है, खासकर OTT प्लेटफॉर्म्स के आने के बाद। OTT प्लेटफॉर्म से इसका क्या कनेक्शन है? कनेक्शन ये है कि पहले फिल्मों के लिए एक सेंसर बोर्ड होता था, लेकिन अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आने वाले कंटेंट के लिए एक जनता का सेंसर 24 घंटे काम कर रहा है। मतलब सोशल मीडिया? हाँ, सोशल मीडिया किसी भी मुद्दे को मिनटों में राष्ट्रीय बहस बना सकता है। तांडव या पद्मावत जैसे विवाद भी हमने देखे हैं। सही बात है। घूसखोर पंडित का मामला दिखाता है कि डिजिटल युग में कंटेंट बनाने वालों पर एक नए तरह की जवाबदेही का दबाव है। निर्माताओं का प्रोमो हटाना इसी दबाव का नतीजा है। तो क्या ये कदम विवाद को शांत करने के लिए काफी होगा? यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल छुपा है। फिल्मकारों ने प्रचार सामग्री तो हटा ली है, जो एक बड़ा कदम है, लेकिन फिल्म तो अपनी जगह मौजूद है। विवाद की जड़ फिल्म का शीर्षक और किरदार के निकनेम से उसका जुड़ाव है। सही है। तो सोचने वाली बात यह है, क्या सिर्फ शीर्षक बदलने या प्रोमो हटाने से ये विवाद सुलझ सकता है, या अब ये बहस नाम से आगे बढ़कर खुद उस किरदार के चित्रण के बारे में बन गई है? मतलब भले ही फिल्म का नाम कुछ और रख दिया जाए। हाँ, लेकिन अगर किरदार का निकनेम पंडित जी ही रहता है और वो भ्रष्ट है,
तो क्या विरोध खत्म हो जाएगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब हमें शायद फिल्म रिलीज होने के बाद ही मिलेगा।